बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज विद तलहा जतोई। आज हर कोई यही डिस्कस कर रहा है कि क्या हमारे सियासतदान ता हयात नाअहल होने चाहिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 2 सालों के लिए, या होने ही नहीं चाहिए। लेकिन एक जुमला हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। उन्होंने आज इस केस के दौरान फरमाया कि 2002 में कायदे आजम भी मौजूद होते तो वो भी नाअहल हो जाते। यकीनन इससे मालूम पड़ जाता है कि हमारे यहाँ सियासत का मयार क्या है, सियासतदानों का पैमाना क्या है, और यकीनन सियासत, डेमोक्रेसी, जमहूरियत आज कहां खड़ी है। हम बात कर रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की। यकीनन ताहयात नाअहली केस से मुतालिक बहुत इंपॉर्टेंट केस था और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने अगली तारीख दे दी है 4 जनवरी की, जुमेरात की, और कह दिया है कि इस तारीख को फैसला आ जाएगा, मालूम पड़ जाएगा कौन अहल रहा है इलेक्शन में लड़ने के लिए, कौन नहीं है अहल। लेकिन एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि जो 10 साल नाअहली की सजा है उसको 5 साल में तब्दील कर दिया जाए। फिर मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि नैब आखिर किसकी तरफदारी करना चाह रहा है, या किसकी मदद करना चाह रहा है, या क्यों ये करना चाह रहा है, क्या वजह है कि इतने वक्त तक उनको एहसास नहीं हुआ कि 10 साल नहीं 5 साल होने चाहिए, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। लेकिन इस केस के दौरान जो सबसे काम की बात एक और थी, समझने की थी, जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के रिमार्क्स थे। वो फरमाते हैं कि कत्ल और गद्दारी जैसे जुर्म में कुछ अरसे बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं। यानी ऐसे लोग जो कि कत्ल के मुर्तकिब हो, इतना बड़ा गुनाह किया हो, जो ऐसे लोग जो मुल्क से गद्दारी के मुर्तकिब पाए हो, क्या वो भी चंद सालों के बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं? तो फिर क्या मयार बचा जमहूरियत का, सियासत का, सियासतदानों का, हमारी सियासी पार्टियों का? ये सोचने की जरूरत है, आईना दिखाने की जरूरत है। और यकीनन आज के प्रोग्राम में हम ये कोशिश करेंगे कि इस केस को तफसीलन डिस्कस करें और जानने की कोशिश करें कि आखिर हम हैं कहां, हम जा किस डायरेक्शन में रहे हैं, और क्या ये बंद गली दोबारा आएगी हमारे नसीब में, क्योंकि हम अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम और भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स मैंने आज देखी। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की अपील पर फैसला महफूज हो गया है, जो कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से था। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया था, कलअदम करार दिया था, अब उसके ऊपर फैसला महफूज हो गया। 9 जनवरी को डिवीजन बेंच भी लगेगा उसके ऊपर। और ये भी हम जानते हैं कि आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड की बड़ी बात हो रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड आज पीपल्स पार्टी भी मांग रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मांग रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी मांग रही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब JUIFA भी मांग रही है। जब इतनी सारी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही हैं, तो फिर मुकाबला किसका हो रहा है, किस फील्ड में हो रहा है, कहां इलेक्शन का वोट डलेगा, कौन सा ये इलेक्शन है? यकीनन ये भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और पीटीआई ने भी वाजे कर दिया है, बल्ला हो ना हो, इलेक्शन के लिए तैयार है, मुकाबला सख्त करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो एक और बात बड़ी अचंभे की थी, आज के अखबार में मैंने ये पढ़ा, यह आर्टिकल, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। उसमें मालूम पड़ता है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासी घराने, बड़े बड़े सियासतदान इस इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये वक्त जाया होगा, पैसा जाया होगा, रिसोर्सेज जाया होंगी, और ये असेंबली ज्यादा चलने वाली नहीं है। आगे चल के प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि वो कौन सा खानदान है जो कि 1979 से पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा है, लेकिन अब बनने को तैयार नहीं, ख्वाहिश ही नहीं। वो आराम से रिलैक्स कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर घूम फिर रहे हैं। वो जानते हैं कि ये इलेक्शन वेस्ट ऑफ टाइम होगा। यकीनन इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और उसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 3200 कागजात नामजदगी रिजेक्ट कर दिए, ठीक है, उनका काम था। लेकिन आज फैफिन, जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये मुतालबा किया है कि जो आपने 3200 रिजेक्ट किए अपनी वेबसाइट पे शाया करें और बताइए क्यों रिजेक्ट किए, ताकि मालूम पड़ सके। कानून इलेक्शन एक्ट के तहत हर शख्स को, उम्मीदवार को मालूम होना चाहिए कि उसके कागजात क्यों रिजेक्ट हुए, और लोगों को मालूम होना चाहिए। और आरओ की परफॉर्मेंस और खासतौर पर ट्रांसपेरेंसी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर कराने हैं तो फिर सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, कि फिर ढकी छुपी बातें ना हो। और यकीनन इसके ऊपर अपीलें शुरू हो गई हैं, लेकिन बहुत सारे सियासतदानों ने इसके ऊपर मजम्मत की है। अख्तर मेंगल साहब ने भी मजम्मत की है, BNP मेंगल के सरबराह हैं, कि किस तरह रिजेक्शन हो रही है, क्या चक्कर चल रहा है। पीटीआई इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। PMLN के मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस सेनेट में यह कह दिया है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज को, सियासी जमातों को कमजोर किया जाएगा, सियासत कमजोर नहीं होगी, सिर्फ मुल्क, फेडरेशन कमजोर हो जाएगा। यह भी उन्होंने कह दिया कि पुरानी गलतियां दोहराना बंद करें, कब तक हम वही हरकतें करते रहेंगे, क्यों नहीं सीखते हैं। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि वो जो RTS था, रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम, उसका फेलियर, उसका फियास्को भी याद रखें, ऐसा दोबारा ना हो जाए। लग यही रहा है कि हालात अच्छे नहीं है। और यह भी बता दिया है जो जबरी गुमशुदगियां हैं वो भी सही नहीं है, नहीं होनी चाहिए। और जबरी गुमशुदगी की बात आई है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये केस था
और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी तो उनको तलब किया गया है। मिसिंग पर्सनस का मसला अहम है, चीफ जस्टिस ने ये कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। और यकीनन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इलेक्शन सर पे खड़े हैं और हालात ऐसे साजगार नज़र नहीं आ रहे कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हों और अवाम के नुमाइंदा लोग असेंबलियों में आकर बैठें। गुफ्तगू करने से पहले तारुफ करा था चलूँ अपने पैनल का। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। उसामा रजी साहब मेरे साथ मौजूद हैं फ्रॉम जमात इस्लामी कराची स्टूडियो में, आपने ज्वाइन किया। उसामा भाई थैंक यू सो वेरी मच। राजा खालिद महमूद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लीगल एक्सपर्ट हैं और साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजा खालिद महमूद साहब आपका। मलिक रफीक रजवाना साहब साबिक गवर्नर हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। मलिक साहब थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। लेकिन गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक ब्रेक जल्दी से ले लीजिए। वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। मेरे साथ राजा खालिद महमूद साहब मौजूद हैं, मलिक रफीक रजवाना साहब मौजूद हैं, नजीर लगारी साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया, उसामा रजी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज करते हैं नून लीग से, जो कि यकीनन कहा जाता है कि इस वक्त सबसे ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड नून लीग को मिल रही है, तो मैं उन्हीं से गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ। मलिक रफीक साहब, ताहयात नाअहली केस आप पूरी कौम ने लाइव ब्रॉडकास्ट देखा, थैंक्स टू काजी फाइज ईसा साहब। मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ इस बात के लिए कि वो इतनी ट्रांसपेरेंसी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में लेकर आ रहे हैं, पूरी कौम को दिखा रहे हैं। सर वाजे हो गया जो चीफ जस्टिस ने कहा ना कि कायदे आजम भी अगर 2002 में होते तो वो भी नाअहल होते। ऐसे में तो सर कोई भी सियासतदान ऐसा नहीं है जो नाअहल ना हो अगर कायदे आजम नाअहल होते। इस स्टेटमेंट को आप मलिक साहब कैसे देखते हैं? और ऑफकोर्स ये केस आपके लीडर नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर शुक्रिया जनाब। हम तो स्टेटमेंट के बैकग्राउंड में जाए और इन फैसलों के बैकग्राउंड में जाए, हम तो इसके विक्टिम हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब को तायाद नाअहल किया गया जिस वजह से किया गया। अब मैं अभी आज की ये बहस सुन के सोच रहा था, मैं भी कई केसों में वकील रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट तक, मेरे भी कई क्लाइंट जो है नाअहल हुए हैं और कुछ को नाअहल मैंने भी करवाया। जैसे जमशेद दस्ती के खिलाफ मैं वकील था, नज़ीर जट साहब है हमारे बिहाड़ी के, उनके खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील था। उस वक्त तो हम अपने मुखालिफ के लिए यही कहते थे कि तायाद नाअहली हो गई है तो इसको भी तायाद नाअहल करें। मगर अब बात यह, हमें गलत प्रेसिडेंट का सहारा ले रहे थे, उस वक्त कानून था। तो ये एक अफसोस की बात है कि जब अदलिया के लेवल पे भी जाकर इस तरह के फैसले होंगे तो पाकिस्तान का निजाम कैसे सुधरेगा। 200 केस से चल पड़े जस्टिस मुनीर के फैसले को लेकर, आज तक आप देखें कितने मार्शल लगे और कितनों को जस्टिफाई किया। 100 में 100 के परवेज मुशर्रफ को आइन की तरमीम की इजाजत दे दी गई, दो उन्होंने मांगी भी नहीं थी। ठीक है, तो अब जब दो फरीक लड़ रहे हो ना, तो फिर उसके बाद काजी के पास जाया जाता। निजाम अदल जिस मुल्क का मजबूत हो उस मुल्क को जितने भी क्राइसिस आए वो मुल्क निकल जाता है। जब निजाम अदल पर ही उंगली उठ जाए, उंगली क्या उठनी है, इसी तायाद नाअहली को सामने रख लें। बाकी नैब के केसेस को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि किसके खिलाफ था किसके खिलाफ नहीं था, तो इस निजाम अदल को दुरुस्त करना जो है वो उसी अदल निजाम में, उसी ईवान अदल में बैठे हुए लोगों का काम है। करेक्ट। वहां तो उमूमन ये लगता है कि डिवीजन है और उस डिवीजन में इस निजाम अदल को नुकसान भी हुआ, हो भी रहा है। तो अब उनके कंधों पर जो ये बोझ है, बोझ भी नहीं है, उनके कंधों पर ये जिम्मेदारी जो है, माशरा उनकी तरफ देखता है। फिर सियासतदान आ जाते हैं, पार्लियामेंट आ जाती है, पार्लियामेंट में कानून साजी आ जाती है। तो ये एक ऐसा गलत फैसला था जिसमें के उस इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर रखा जाना था और उसका मकसद था। तो उस वक्त ये फैसले हुए, मैं तो अफसोस से कहता हूँ कि उससे मुल्क कितना पीछे चला गया। सही कह रहे हैं, मैं अग्री करता हूँ मलिक साहब आपसे। उसामा साहब, अब जमात इस्लामी कैसे देखती है इस मसले को कि ताहयात नाअहली सियासतदानों में होनी चाहिए या नहीं? और ख़ास तौर पे जो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि कोई कत्ल का मुर्तकिब हो, कोई गद्दारी का मुर्तकिब हो, क्या वो भी ताहयात नाअहल नहीं होगा? उसामा साहब। बहुत शुक्रिया आपका। आपने शुरू में एक जुमला कहा था कि जमहूरियत कहाँ खड़ी है। एक सियासी कारकुन की हैसियत से मैं देखता हूँ तो जमहूरियत तो बेचारी मुर्गा बनी हुई है इस वक्त, और जमहूरियत का कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। और सियासत के नाम पे जो लोग मुर्गा बना के सर पीछे से छितर भी मारे जा रहे हैं मेरे ख्याल से। सियासत के नाम पे जो लोग सियासतदान बने हुए हैं वो बुनियादी तौर पे जागीरदार तबका है। इस बात को अंडरस्टैंड करें। इस मुल्क में मार्शल्लाओं ने राज किया है या इन वडेरों, जागीरदारों, सरमायादारों और
इन्हीं ताकतवर लोगों के 52 गज लोगों के दरमियान जो है ये घूमता रहा है ये इक़्तिदार का सिलसिला। तो ये सियासतदान ना कहें आप, इस मुल्क की सियासत में सियासी कारकुनों को काम करने का मौका प्रॉपर्ली नहीं दिया गया है। हर पार्टी एक कंपनी के तौर पे काम कर रही है, एक मुनाफाखोर कंपनी के तौर पे काम कर रही है, उसके सारे वर्कर्स उसी तरह से बिहेव कर रहे होते हैं और ये इसी तरह की एक लॉबीज़ हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म की। ये कोई नज़रियात की बुनियाद पे, ये मुल्क के मुफाद की बुनियाद पे, या खारजा पॉलिसी की बुनियाद पे, ये डोमेस्टिक प्रायोरिटीज़ की बुनियाद पर ये ऑपरेट नहीं हो रहा है ये। और आप देखें ना, चलें छोड़ दें वो ताहयात है या वो वक्ती तौर पे है, तो मुजरिम ना, मुजरिम के पास ऐसी कौन सी ताकत आ गई कि पूरा सिस्टम हाथ बांधे खड़ा हुआ है? भाई नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है ये? नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है ये? आप गौर कर रहे हैं इस पे? मतलब वो ताकत कौन सी है, कहां से आ रही है वो ताकत कि जुडिशरी भी खड़ी हुई है और इदारे मुख्तलिफ किस्म के जितने भी आपके इदारे हैं वो सब जो है प्रोटोकॉल दे रहे हैं। तो ये मुल्क जिस अंदाज से चलाया जा रहा है, ये 52 पत्तों का एक खेल बना हुआ है और सियासत उन्हीं 52 गज के लोगों के दरमियान ही घूम रही है। इस मुल्क ये ना इस्लामी बन सका, ना जमहूर के पास इख्तिदार मुंतकिल हो सका, लिहाजा ये पाकिस्तान बेचारा जो है इस वक्त एक सवालिया निशान बना हुआ है। और इस सवालिया निशान के जवाबात इस वक्त जिस तरह से दिए जा रहे हैं वो बड़े अफसोसनाक हैं। एक सियासी कारकुन के तौर पे हम उसकी मजम्मत करते हैं कि ये जो ताकतवर लोगों का कब्ज़ा है इस मुल्क पर, और ख़ास तौर पर इसमें अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि इसमें बड़ा मुजरिम कौन है, तो मैं कहूँगा वो जो सियासत के नाम पर इक़्तिदार में आया, जो अवाम के कंधों पर बैठकर इक़्तिदार में आया और उसने अवाम के साथ भी फ्रॉड किया और मुल्क के साथ भी फ्रॉड किया, और वो मुल्क में आते ही सिर्फ फ्रॉड करने के लिए और हुकूमत करने के लिए हैं। लिहाजा ये असल जिम्मेदार हैं। जब तक सियासत सही ट्रैक पर नहीं होगी, ये मुल्क सही ट्रैक पर नहीं होगा और मुल्क तरक्की भी नहीं कर सकेगा। राइट सर। नज़ीर लगारी साहब, आपकी नज़र में जो शख्स कत्ल का मुर्तकिब हो, उसको सज़ा मिली भी हो कत्ल के केस में, या फिर गद्दारी का उस पर गद्दारी का ठप्पा लगा हुआ हो, वो ताहयात नाअहल नहीं होना चाहिए? लगारी साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो मयारात मुकर्रर किए गए हैं आर्टिकल 62, 63 में, हमारे मोहतरम जनाब रफीक रजवान साहब बात कर रहे थे। एक वक्त आया था, मुझे ज़ाती तौर पर इस बात का इल्म है कि जब 18वीं तरमीम हो रही थी तो ये भी कहा जा रहा था कि जनाब ये मयारात जो मुकर्रर किए गए हैं ये सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम के मयारात के मुताबिक हैं। क्या इस तरह से लोगों को नाअहल करने से आगे कहाँ तक सियासत चलेगी? लेकिन PMLN राजी नहीं हुई थी इसको तब्दील करने के लिए आर्टिकल 62, 63 को, और उसका विक्टिम भी बनी उसकी, और उसको बड़ी मियां नवाज शरीफ की सियासत की हिमायत के मुखालफत के बावजूद मुखालफत न करने के अलावा मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस तरह से नाअहल किया गया और जिस तरह से पकड़ कर नाअहल किया गया, यानी आपको पनामा के लिए एक पूरी कमेटी बना देगी कि जाए पनामा के बारे में छानबीन करें जो कहा गया है, और 400 से 450 के दरमियान लोगों की लिस्ट थी, उनमें से एक शख्स को चूज किया गया, उसका भी नाम नहीं था, उसके बच्चों का नाम था। आप बच्चों को फांसी चढ़ा दें, आप उसको भी फांसी पर चढ़ा दें, लेकिन इंसाफ क्या है ये? यानी आपके 450 नामों में से आपको चूज करना था एक शख्स, और ये कहने के लिए कि जनाब ये चूंकि ये वज़ीर आज़म रहे थे लिहाजा इसलिए इनको किया जाए। तो बाकी लोग जो थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े बिजनेसेस कर रहे थे, उनको तो आपने किसी एक को भी मिसाल के तौर पर आप कम अज कम फूटे मुंह कहने के काबिल तो छोड़ देंगे जनाब इस शख्स को तो हमने देखे ना, इसको किया था तो साथ में इन लोगों को भी किया है। एहसाब किसी का नहीं हुआ, एहसाब कहने को सियासतदानों का हुआ। अब तो सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, प्रोडा सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, एहसाब ब्यूरो सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, नैब सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। नाअहल करने के लिए नहीं, सियासत से बाहर निकालने के लिए, ताबेदार बनाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए, गुलामी में रहोगे। सॉफ्टवेयर अपडेट, हाँ सॉफ्टवेयर अपडेट। अगर हमारे गुलाम रहोगे तो ठीक है, मजे करो, और हम कहें बैठ जाओ तो बैठ जाओ, हम कहें सो जाओ तो सो जाओ, हम कहें खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ। अगर इसके अलावा कुछ करोगे और हमारी मर्जी और मंशा के बाद चोरी करो, डकैती डालो, कुछ भी करते रहो, कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। वेल सेड, वेल सेड। कोई नहीं है, आपने जो कुछ करना है। अब तो देखे ना, ये सवाल तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया ना कि कोई कत्ल कर लेता है
तो उस पर भी कोई सवाल तो नहीं है। मसला ये है कि सियासतदानों को नाअहल करने के नतायज क्या निकले। नतायज ये निकले कि आपकी बेस्ट करीम तो वैसे भी नाअहली के शिकार हुई या जैसे भी हुई, लेकिन उसके बावजूद जितने भी लोग आए हैं, कौन है जो पारसा है, कौन है जो नेक। मैं उसामा भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे भाई हैं, मैं बहुत एहतराम करता हूँ, मेरे लिए बहुत इज्जत, मेरे दिल में बहुत इज्जत है, और मैं उनकी उनके उनके तर्जमल को भी नहीं तो करता हूँ। लेकिन एक बात जरूर कहता हूँ कि कभी अपने अपने मकाम पर, कभी हम नहीं, कभी तुम नहीं। जब हम कहते थे कि जागीरदारी मुसीबत है, तो जागीरदार बेचारे जो है वो मजहब के आले लेते कहते थे। ये बाकायदा लिया गया, शरीयत कोर्ट में ये फैसला हुआ, और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में फारूक लगारी गए थे, हमारे चीफ गए थे, और कहा था कि ये जमीनें स्टेट ने जब्त की, ये हमारे अल्लाह की तरफ से दी हुई जमीनें, ये क्यों हमसे जब्त कर रहे हो। यकीनन इसके खिलाफ फैसला आया था और ज़राई इस्लाहत फेल हुई थी। बिल्कुल और ठीक। ज़राई इस्लाहत जनरल ज़ियाउल हक ने और उस वक्त की कोर्ट ने फेल की थी। फारूक लगारी आज भी दुआएं दी गई जनरल ज़ियाउल हक को अदालत में। लगारी साहब, आज ही बड़े नेक अल्फाज से उन्हें याद किया गया कि बड़ा अच्छे काम उन्होंने किए हैं। लेट मी टेक द डिस्कशन टू राजा खालिद महमूद साहब, विद योर परमिशन। लगारी साहब, राजा खालिद साहब, आज की अदालती कार्रवाई यकीनन अगली समाअत में चीफ जस्टिस ने कह दिया कि फैसला आना है, लेकिन आज जितनी भी जरा हुई, जितनी भी बातें हुई, वो सारी इसी हक में हुई कि ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए। अगली समाअत में ताहयात के हक में वकील हजरात आएंगे और अपने अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाएंगे। आपकी नज़र में सर, एज ए लीगल इशू, एक कानूनी माहिर होने के नाते, मेरी नज़र में तो काजी फायद ईसा साहब ने बड़ा कमाल काम किया है। बड़े बड़े इश्यूज कौम के सामने लाइव ब्रॉडकास्ट करके दूध का दूध पानी का पानी कर रहे हैं, और वो इश्यूज उठा रहे हैं जो किसी चीफ जस्टिस ने नहीं उठाए। तो काजी फायद ईसा साहब तो मेरी नज़र में आज के हीरो हैं। आपकी नज़र में है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलहा भाई, गुजारिश ये है कि मैं वाकई आज की कार्रवाई बहुत इंप्रेसिव थी, और जो पॉइंट्स रेज किए ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने और बेंच ने, तो दोज वर रिमार्केबल एंड स्टनिंग। ठीक है, काजी साहब का जो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि काजी साहब वो काम कर रहे हैं कि जो इससे पहले किसी चीफ जस्टिस ने नहीं किया, ताकि पूरी कौम देखे कि हमारी जो क़यादत थी, जो लीडरशिप थी पाकिस्तान की, जब मुल्क एक राइट ट्रैक पे चल रहा था, मुल्क तरक्की कर रहा था, उन्हें उठा के आपने कैसे बाहर फेंका और किन इल्ज़ामात की बुनियाद पे फेंका। आपने सादिक और अमीन, अब देखें मियां नवाज शरीफ का केस ले लीजिए कि उस केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, उन्होंने पब्लिकली मीडिया के सामने कहा कि हमने अगर नवाज शरीफ को नाइल किया है तो हमने जहांगीर तरीन को भी नाइल किया है। यानी ये मकसद कहने का ये है कि वो बैलेंसिंग कर रहे थे कि अगर इधर से कोई गया तो उधर से भी कोई गया। दूसरी ये बात, रफीक रुजवाना साहब भी बड़े कानूनदान है माशाल्लाह, सीनियर कानूनदान है पाकिस्तान के, और आप सारे लोग पढ़े लिखे हैं। नज़ीर लगारी साहब भी अच्छी तरह जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन, कहाँ दिया गया है ये कंसेप्ट। इट इज़ नोवेयर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि आप किसी को लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा जो डिस्क्वालिफिकेशन थी वो 5 साल थी, अब इलेक्शन एक्ट में भी उसे 5 साल कर दिया गया। तो ये उस वक्त के जो जजेस थे जो वो बताएंगे, और ये बात उनका मैं समझता हूँ कि मरते दम तक पीछा करेगी कि आपने कहाँ से ये कानून अपनी जेब से निकाल के दिया कि लोगों को लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जहाँ पे बात रहेगी सादिक और अमीन की, यानी बिल्कुल ठीक कहा। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के रिमार्क्स थे कि कत्ल और गद्दारी का मुर्तकिब हो तो क्या वो भी नाअहल नहीं होगा ताहयात? बिल्कुल ठीक कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं कि एक तरफ एक कत्ल नहीं, आप 10 लोगों को कत्ल कर दें, 15 लोगों को कत्ल कर दें, या फिर गद्दारी के मुर्तकिब हों, यानी इतना घिनौने जराइम का इर्तिकाब करने के बावजूद आप सादिक और अमीन रहते हैं। ये कंट्राडिक्शन था हमारे लॉ में। और सादिक और अमीन जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस है राइटली ऑब्जर्व, उन्होंने कहा जी कि सादिक और अमीन स्वाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के किसी से ये एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता, किसी को ये एजाज नहीं दिया जा सकता कि उसने जिंदगी में झूठ नहीं बोला। आप बताइए कौन कह सकता है? कानून हमको बेवकूफ बना रहा है ना सर इतने वक्त से। अब एतराफ कर लें, आइन और कानून ने हमको बेवकूफ बनाया हर पाकिस्तानी को कि सियासतदान सादिक और अमीन है। झूठ है ये सब। जी सुन लीजिए, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि आप, यानी मैं कह सकता हूँ या आप कह सकते हैं या जो हमारे पैनल में बैठे हुए लोग थे या कोई, मैं एक दफा
होता था, उनसे किसी ने पूछा कि कभी झूठ बोला है, तो कहते कभी नहीं। तो ये बहरहाल ये लतीफे के तौर पे आप इसे ले लें। और मैंने आज तक किसी को नहीं सुना कि उसने कहा हो कि मैंने जिंदगी में झूठ नहीं बोला, मैंने जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया, मैं बिल्कुल पारसा हूँ। यानी गीबत भी कबीरे गुनाहों में आता है। आप किसी का अदम मौजूदगी में गलत तरीके से या ऐसे तरीके से उसका राइट जिक्र राजा करें साहब, जो उसकी मौजूदगी में नागवार गुजरे, तो ये भी कबीरा गुनाह है। तो अग्रीड। ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, फिर आपने उसी असेंबली के अंदर ऐसे जो डाकू, झूठे, फ्रॉडी लोग जो जाली संदें बनवा के वो वहां पे एमएनए और सेनेटर्स इलेक्ट होते रहे, एमपी इलेक्ट होते रहे, उन्हें आप कहते हैं कि वो सादिक और अमीन है। ये नहीं हो सकता। इस तरह का हमारा कंट्राडिक्शन। और फिर अदालतों की गलती है। मेरा तो ख्याल है गलत राजा भाई, इफ यू वुड अलाउ मी, मेरा तो ख्याल है कि अब जो है ना कानून साजी फिर से होनी चाहिए। सादिक और अमीन का कानून खत्म करें। अब ये कानून बनाइए कि जिसने जितनी बड़ी चोरी की हो, जिसने जितने ज्यादा गुनाह किए हो, जितने ज्यादा कत्ल किए हो, जितनी ज्यादा गद्दारी का ठप्पा उस पर लगाओ, वो उतना अच्छा सियासतदान बन सकता है। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है राजा भाई, प्लीज इजाजत दीजिएगा, एक ब्रेक लेते हैं खवातीनों हजरात, और वापस आएंगे, डिस्कस करेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड को, जो आरओज ने, डीआरओज ने पेपर्स रिजेक्ट किए हैं उनको, और साथ साथ एक ऐसे खानदान का भी आपको बताऊंगा जो है तो खानदानी सियासतदान लेकिन अब सियासत से दूर है। वो कह रहा है कि अब टाइम वेस्ट नहीं करने, पैसे वेस्ट नहीं करने, असेंबली चंद दिनों की है। तफसील ब्रेक के बाद। यकीनन हम सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन में जो आरओज डीआरओज तैनात हुए हैं, उन्होंने जो 3200 नॉमिनेशन पेपर्स, कागजात नामजदगी रिजेक्ट किए हैं, उसके ऊपर कई सवालात उठ रहे हैं। फैफिन जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मुतालबा किया है कि जो ये रिजेक्ट हुए हैं पेपर्स, ये वेबसाइट पे पब्लिश करें और लिखें उसमें क्यों रिजेक्ट हुए हैं। इसी तरह हम जानते हैं बड़े वेटरन सियासतदान है पाकिस्तान के, सीनियर पॉलिटिशियन अख्तर, सरदार अख्तर मेंगल साहब, बीएनपी मेंगल से, उन्होंने कहा है कि ये रिजेक्शन ऐसे ही नहीं हुई है, ये रिजेक्शन एक खास प्लान के तहत की गई है। पीटीआई अब शुरू से यही कह रही है कि इलेक्शन कमीशन मनूवरिंग, मैनिपुलेटिंग और रिगिंग में शामिल हो रहा है उनका स्टाफ इस तरह की रिजेक्शन से, और वो अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जा चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के मुशाहिद हुसैन, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कल फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है कि इस तरह रिजेक्शन से वाजे हो जाता है कि कुछ ना कुछ काम किया जा रहा है पीछे जो कि नहीं होना चाहिए। सियासी जमातों को कमजोर करेंगे, सियासत, जमहूरियत, फेडरेशन सब कमजोर होगी। यकीनन अब सोचने की जरूरत यह है कि कौन एहसास दिलाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उनकी गलतियों का। आरओज डीआरओज जो काम कर रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी। इस्लामाबाद फेडरल में सबसे ज़्यादा, हमारे कैपिटल में सबसे ज़्यादा पेपर्स रिजेक्ट हुए हैं, तकरीबन 45% जो नॉमिनेशन पेपर्स थे 209 में से 93 रिजेक्ट हो गए। अब ये जो रिजेक्शन हो रही है इस पर पॉलिटिकल पार्टीज क्या कहती है, मैंने आपको पीटीआई, पीएमएलएन और अख्तर बीएनपी मेंगल साहब का बता दिया है। अब जमात इस्लामी क्या कहती है, पूछ लेते हैं उसामा रजी साहब से, मेरे साथ कराची स्टूडियो में। उसामा साहब, आपकी नज़र में ये जो काम हो रहा है ये कितना ट्रांसपेरेंट है, और इससे मालूम पड़ रहा है ना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे? सर देखिए, ये तो देख का एक चावल है, एक चावल। जी हाँ, वरना तो पूरी देख, हम जो कराची वाले हैं, हमारी तो मरदमशुमारी पे ही डाका डल गया। हमारी तो 10 कौमी असम्बली की और 20 से ज़्यादा सूबाई असम्बली की सीटें पहले ही छीन ली गई। तो ये क्या है, ये धांधली नहीं है? यहाँ पे जो वोटर लिस्टों की सूरत हाल है, जो हल्काबंदी की सूरत हाल है, तो ये तो एक तह दर तह और एक वसी तर जो है दायरा। फिर आप इससे भी आगे बढ़िए, चलिए, पहले से कहा जा रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो चलिए तारीख ये भी भी नहीं आई छोड़ थी, दीजिए। रिजल्ट का सबको आप पता इससे था। भी आगे बढ़िए। चलें। इस मुल्क का जो पूरा सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें क्या आम आदमी हिस्सा ले सकता है? नामुमकिन। यानी वो तो धांधली है जो आप उंगली रख दें, लेकिन ये जो पूरा जहाँ पे जागीरदार के मुकाबले में कोई अपनी राय के इजहार का सोच भी नहीं सकता, वो क्या धांधली नहीं है? और पूरा जो हमारा 70, 75, 80% जो है वो पूरा मुल्क जो है वो ऐसे ही लोगों, ऐसी सूरत हाल पर मुश्तमिल है, और उसके असरात शहरों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये तो तह दर तह मैंने आपसे अर्ज़ किया। और हम जो कराची वाले हैं, हमारा तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। हमारे यहाँ तो जमहूरियत की सूरत हाल ये है कि 9 लाख वोट यहाँ पे हार जाते हैं, 3 लाख वोट यहाँ पे जीत जाते हैं, यहाँ पे एक मेयर मुसल्लत कर दिया जाता है। ये सब धांधली की मुख्तलिफ शक्लें हैं। लिहाजा ये जो है मुल्क में जो बात जा रही है, जो मैं समझता हूँ कि वो अब मसला सिर्फ चेहरों की तब्दीली का नहीं रह गया है, बात बड़ी हद तक जो है वो नीचे कम्युनिकेट हो गई है, और इस मुल्क को एक बहुत ही पॉजिटिव और एक बड़े तनाजुर में जो है बुनियादी निज़ामाती तब्दीली की ज़रूरत है। मैं कहूँगा सर, चेहरों को तब्दील ना कीजिए, इस मुल्क की तकदीर को तब्दील कर दीजिए। अब वक्त आ गया है
कि वोट की ताकत का एहसास कीजिए। इवन दो मुश्किल हालात हैं मुआशी सियासी माशरती तौर पर मैन हैसिल कौम हर पाकिस्तानी को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। नज़ीर लगारी साहब, ये सवाल आपकी तरफ, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह 3200 पेपर्स रिजेक्ट किए हैं, क्या इससे वाजे हो जाता है कि किसी प्लान के तहत काम हो रहा है, या फिर आप समझते हैं कि बिल्कुल सही तरीके से काम हो रहा है और इलेक्शन कमीशन ने जो फैफन का मुतालबा है कि अपनी वेबसाइट पे शाया करें कि क्यों पेपर्स रिजेक्ट हुए, जिस का पेपर रिजेक्ट हुआ उसके सामने एक रिमार्क भी लिखा हो, क्या आप समझते हैं मुतालबा दुरुस्त है नज़ीर लगारी साहब? बिल्कुल दुरुस्त है और बहुत बड़ी ज्यादती हुई है और ये इलेक्शन मेरे ख्याल में मशकूक हो गए हैं बड़ी हद तक। जिस तरह से ये सब कुछ हो रहा है, वो अथॉरिटी जो इलेक्शन करा रही है वो कम से कम अपने आप को ये साबित नहीं कर सकती कि वो इलेक्शन कराना चाह रही है, उसका इंटेंशन है। मुझे लगता है कि इंटेंशन इसका नहीं है। और फिर ये कि मैं हूँ या उसामा रज़ी साहब हूँ या राजवाना साहब हूँ या जनाब राजा साहब हूँ, कोई भी हो, और आप भी हो और मैं भी हूँ, कोई भी हो, कोई जो है निशानदेही नहीं करेगा, उस तरफ को नहीं बात करेंगे कि जनाब ये इशू क्यों हो रहे हैं, कौन कर रहा है, किसके पीछे, ये चिलमन के पीछे कौन है, ये सब कुछ कौन करा रहा है, किस लिए करा रहा है, ये स्टेट इस तरह से क्यों चल रही है, इसका असल मसला क्या है, रोग क्या है, बीमारी क्या है इसकी तरफ हम क्यों नहीं जा रहे हैं कि पाकिस्तान को आप जो भी है, मैं भी हूं, कोई भी है, क्या बात है, कोई क्यों नहीं कहता है कि जनाब असल मसला इस मुल्क का है क्या? जमहूरियत तब आएगी जब जमहूरी जहन होगा, जब जहन में एक आमरियत भरी हुई हो, खड़ी हुई हो और उसमें बिल्कुल डोमिनेट किया हुआ हो, तो फिर आपके पास जो है वो जमहूरियत कहां से आएगी? बादशाहत आ जाए सर। ये क्या होता रहा है इस मुल्क के साथ, आइन के नाम पर, जमहूरियत के नाम पर और दीन के नाम पर, मजहब के नाम पर, और अथॉरिटेरियन आकर सब कुछ करते रहे और उनके बारे में सब लोग जाकर उनके हाथों पर बोसे देते रहे और फिर कहते रहे कि जनाब आप तो खलीफतुल फिल अर्ज़ हैं, आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं। अब भाई सिस्टम जो चलाने के लिए आते हैं उनको करप्शन की इजाजत होती है, ये जाएं करें, लेकिन चीजों को ठीक करने की इजाजत नहीं होती है। ये तकलीफ बात है, हमें दुख होता है इस बात से कि चीजों को ठीक नहीं किया जाता है। ठीक लगारी साहब। रफीक रजवाना साहब, आपका मौक़िफ़ क्या है? राइट लगारी साहब, यू वांट टू से समथिंग एल्स, कंप्लीट करना चाहते हैं लगारी साहब, कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं, अब आप आगे बढ़ाएं। राइट, रफीक रजवाना साहब, आपका मौक़िफ़ क्या है इन रिजेक्शंस के ऊपर? सर, आपकी पार्टी के सेनेटर मुशाहिद ने तो वाज़ेह कर दिया। देखिए, जिस तरह थोक के हिसाब से रिजेक्शन हुई है और ख़ास तौर पे मेरा का ताल्लुक PMLN से है, वो सबसे पहले मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ और जमहूरियत पसंद हूँ, थोड़ी बहुत ही तालीम है, कानून का तालिब इल्म हूँ। जिस थोक के हिसाब से सिर्फ PTI के लोग नॉमिनेशन रिजेक्ट हुए हैं, उस पर ज़रूर सवाल उठता है। माशाल्लाह सर। अब एक और सवाल है कि अपीलों का फैसला 2 दिन में हो जाए, 10 तारीख तक गालिबन अपीलों का फैसला हो जाने, आई एम नॉट श्योर कितनी तारीख दी है उन्होंने। जब वो फैसले हो जाएंगे तो जिनके नॉमिनेशन पेपर्स इलीगली और गलत तौर पर रिजेक्ट किए हैं, वो फैसले सेटिसाइड हो जाएंगे। अब जिन आरओज ने वो नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए और उनके फैसले एपलेट कोर्ट जो है हाई कोर्ट कलअदम करार दे, उनकी सजा क्या है? उनकी सजा कुछ है? उनकी कोई बाज पुरस है? कुछ भी नहीं। अच्छा, एक और बात लगारी साहब ने पहले उसमें गुफ्तगू में फरमा रहे थे 18वीं तरमीम का कि ये नवाज शरीफ साहब ने नहीं की। मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड दुरुस्त कर दूं, उस वक्त ये ताहयात नाअहली जो है ना, ये उस वक्त थी ही नहीं, ना ही आइन में है ना अब तक है, ये तो फैसले की वजह से हुआ। उन्होंने 62(1) को, पर आज तो अदालत में मलिक साहब कहा गया कि ज़ियाउल हक ने ये कानून बनाया था, तो उस वक्त तो होगी ना सर? नहीं, सुने, ज़ियाउल हक ने कानून बनाया था कि राइटियस हो, ईमानदार हो, झूठ न बोले। अगर कोई ईमानदार नहीं है, झूठ बोलता है, उसकी सजा क्या होगी, ये नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ। ओके, ठीक है ना, मैं ये कह रहा हूँ। मैंने एक और केस किया, आप हैरान होंगे, मेरे क्लाइंट के सूबाई वजीर था उस वक्त, फिर सुप्रीम कोर्ट में साकिब निसार साहब के बेंच में मैंने केस किया कि उसके 2 शनाख्ती कार्ड,
पहले उसका घर गांव में था, गांव अब शहर बन गया, वहां हमारे स्पोर्ट्स स्टेडियम मुल्तान का क्रिकेट स्टेडियम बन गया, उसने एड्रेस चेंज किया, मगर उसने दूसरा शनाख्ती कार्ड यूज नहीं किया। 2 शनाख्ती कार्ड रखने पे उसको कहा कि ये सादिक और अमीन नहीं है, और वो फॉर लाइफ वो भी डिस्क्वालीफाई हो गया। तो अब देखिए ये बात क्योंकि एक सूबाई वजीर की थी या एक मुल्तान के एक बंदे की थी, तो ज्यादा ये इसको हाईलाइट नहीं किया गया। इसी तरह शमून कैसरानी का भी मैं वकील था, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं था उस वक्त, मैं हाई कोर्ट में था, और मैं भावलपुर में केस चला इसी वजह से कि वो उन्होंने अपने जो वालिद की जायदाद मिलनी थी वो जायदाद उन्होंने रिकॉर्ड में जाहिर नहीं की, ठीक। और ऐसी नॉमिनेशन फॉर्म दे दिए। उनका मौकफ ये था कि मेरे वालिद की जो वरासत थी वो अभी तक उसके इंतकाल नहीं हुए, रेवेन्यू रिकॉर्ड में अभी तक मेरे नाम कोई मलकियती जायदाद नहीं है। ठीक है जी, इस तरह और बहुत से केसेस हैं। एने एक मिसाल कायम करने के लिए कितने और बंदों को भी कुर्बानी की भेंट चढ़ाया गया, बड़ी अफसोसनाक बात है। अब बात रही कि ये आप नॉमिनेशन पेपर्स की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर इलेक्शन पर अभी उंगलियां उठ रही हैं और तो आगे क्या होगा? लोग आगे आगे देखे, मैं ये समझता हूँ आगे तो मुझे नजर आ रहा है कि वो रिजल्ट किसी ने मानना नहीं है। अल्लाह करे वो रिजल्ट सही हो, तो किसी ने मानना नहीं है। तो फिर मैं आजकल भी लोगों से कह रहा था कि भाई हम भी इंटरेस्टेड है इलेक्शन में अपने इलाकों में, मगर मैं कह रहा था इस इलेक्शन की वर्थ क्या होगी, इसकी जो है ना वो इसमें इंटेग्रिटी क्या होगी, इसकी मतलब है कि सेंक्टिटी क्या होगी अगर इस तरह की बातें हैं। ठीक है जी, तो हर पार्टी को मुकम्मल इजाजत देनी चाहिए, और कानून और इंसाफ सबके लिए बराबर है। अब देखना है जिम्मेदारी किसकी है। मैं सबसे सर बेहतर आपने समझता बड़े हूँ कॉन्फिडेंस से कह दिया कानून और इंसाफ सबके लिए बराबर है। सर ये तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे पार्लियामेंटेरियंस बहुत दफा कह चुके हैं कि गरीब के लिए कानून कुछ और है, रईस के लिए कुछ और है। सुनिए मैं बताता हूँ, वो मैं एक जगह पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि कानून जो है वो बड़ा समझदार है, कानून बड़ा समझदार है, वो ताकतवर और गुस्सा करने वाले के आगे झुक झुक जाता है। जाता है, और झुक भी जाता है और कमजोर पर सवारी कर देता है। जी हाँ। तो कानून की बड़ी अजीब ही तारीख है, और कानून अल्लाह की बड़ी बचाए, अजीब तारीफ, अल्लाह बचाए सर बड़ी कानून से। तारीफ सर है। कानून बहुत डराता है। मैं गुफ्तगू राजा खालिद महमूद साहब की तरफ ले जाऊं। राजा साहब, आइन में वाजे है कि इलेक्शन कमीशन को करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ एक्शन लेना है। जो बात अभी मलिक रफ़ीक रजवाना साहब ने की, बहुत अच्छी बात की कि जिन लोगों ने गलत फैसले किए उनकी भी कोई सजा होनी चाहिए। और लग ये रहा है कि इलेक्शन कमीशन खासतौर पर 3200 रिजेक्शंस के बाद कोई करप्ट प्रैक्टिसेस खत्म नहीं करना चाहता, चलते रहने देना चाहता है, और वो उसका हिस्सा बन चुका है। आप सर रोशनी डालिए, कानूनी तौर पर आपको लगता है इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है? देखिए, रफीक रिजवाना साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये जो पे दर पे और सैकड़ों के हिसाब से लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट कर दिए गए, इसकी प्रॉपर रीजनिंग होनी चाहिए और उनकी वेबसाइट पे आना चाहिए, और पता होना चाहिए जिसके पेपर रिजेक्ट हुए हैं किन ग्राउंड्स पे रिजेक्ट हुए, सॉलिड रीजंस होनी चाहिए। और फिर ये नहीं कि उनके रास्ते बंद हो गए, उनके पास इलेक्शन कमीशन और फिर ये रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले इलेक्शन कमीशन में जा सकते हैं, यानी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, और फिर सुप्रीम कोर्ट से वो रजू कर सकते हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, फेयर और फ्री इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए आप इस तरह की प्रैक्टिस से बाज रहें, ताकि कल इलेक्शन पे उंगलियां ना उठ सकें। आपने देखा कि 2018 में जो आरटीएस था उसे बैठा दिया गया, जिसका फिर इस कौम ने एक नतीजा भुगता, और आज तक हम उसके नताइज का सफर कर रहे हैं, उससे गुजर रहे क्या हैं। गारंटी एक है इस और दफा नहीं बैठेगा राजा साहब? मैं अभी क्या कह सकता हूँ, मैं तो ये बाकी रजवाना साहब बेहतर बता सकते हैं। मैं तो एक होप यही कह सकता हूँ कि होप फॉर द बेस्ट, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और अदारों को अपने डोमेन में रह के काम करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमें राय देते हुए किसी को भी, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जी जी। कोशिश करनी चाहिए कि हम न्यूट्रल, जो हमने गलती की है उसे भी अपने उस पर लेना चाहिए कि हमसे ये गलती हुई माजी में। और जो कोई दूसरा आपका दुश्मन या आपका मुखालिफ अगर वो ठीक कर रहा है, उसे भी मानना चाहिए। ये उसामा रशीद साहब ने एक बात फरमाई थी, उन्होंने कहा कि एक मुजरम के सामने सारा सिस्टम दस्त बस्ता खड़ा है, उसके सामने अदालतें खड़ी हैं, उसके सामने अदारे खड़े हैं, हाथ बांध के खड़े हैं।
अब सवाल ये पैदा होता है कि एक मुल्जिम था जिससे जजेस के गेट से अंदर दाखिल किया गया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कभी नहीं चीफ जस्टिस ने किसी मुल्जिम को गुड टू सी नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उसे एक स्केड्यूल नहीं बना के दिया कि आप रात को सोएंगे कैसे और आपके पास बंदे कितने ठहरेंगे और आप खाना क्या खाएंगे और नाश्ता क्या करेंगे। हमें ये भी देखना चाहिए कि हर तरफ गलती, अगर इधर गलत हो रहा है तो उधर भी गलत था, उसके हवाले से भी खुल के बात करनी चाहिए। और ये सजाएं जिस तरह से दी गई, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का भी बैकग्राउंड जमात इस्लामी का है, इस्लामी जमीयत तलबा का है। उन्होंने पूरी कौम के सामने बता दिया था कि इन सजाओं का बैकग्राउंड क्या है। वो अरशद मलिक ने बता दिया, जो जज थे अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के, और साथ फिर वो जो राणा शमीम साहब थे उन्होंने भी सारी बात वाजे कर दी कि ये सजाएं किस तरह से हुई और किसके कहने पे हुई। राइट और राजा किस साहब, तरह से राइट हमारी राजा साहब, हुकूमत एक चलती हुकूमत को डिरेल किया गया। मेरे ख्याल से अब हर पाकिस्तानी जानता है कि पाकिस्तान में निज़ाम अदल व इंसाफ किस कदर बोसीदा और फरसूदा हो चुका है, चाहे वो मुकन्निना का किरदार हो या आइन की तशरीह करने का काम हो। हर तरफ हमें कोई ना कोई कानूनी सुकम नजर आता है। लेकिन आज भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस था राजा साहब, जो मैं ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगा। रिटर्निंग अफसर की तैनाती मअतल करने का पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे कलअदम करार देने की इलेक्शन कमीशन की अपील पर आज समाअत हुई, और उस समाअत के दौरान ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने एक कमाल बात कही। हम जानते हैं पहले ही, थोड़ा वक्त पहले ही हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा था अगर किसी को शक है कि इलेक्शन तारीख पे नहीं होंगे तो वो किसी के सामने नहीं कह सकता, अपनी बीवी से जरूर जाके वो प्राइवेसी में कह सकता है, अकेले में कह सकता है, लेकिन पब्लिकली कोई भी एंकर, कोई भी सहाफ़ी, कोई भी टिकर भी चक्कर चला तो बड़ा एक्शन होगा। लेकिन आज इसी केस के दौरान ऑनरेबल चीफ जस्टिस के क्या रिमार्क्स थे? वो कहते हैं लगता है इलेक्शन रोकने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सोचने की बात है। ब्रेक लीजिए, तफसीलन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। माजी में हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस कहते थे कोई भी ये ना कहे कि इलेक्शन वक्त पर नहीं होगा, और आज हमने देखा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कह दिया कि लगता है कि ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि इलेक्शन को रोका जा सके। ये कहा उन्होंने रिटर्निंग अफसर की तैनाती मअतल करने के पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे कलअदम करार देने की इलेक्शन कमीशन की अपील थी, जिस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम आपको जुर्माना क्यों ना करें, नोटिस किए बगैर ही अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी। पेशावर हाई कोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब ना समझा। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि समझ नहीं आ रहा इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर कैसे अदालतें फैसले दे रही हैं। ये बड़ी अजीब बात है। क्या आप चाहते हैं पूरा इलेक्शन ही रुक जाए? समझ नहीं आती गैर जरूरी दरखास्तें क्यों दायर की जाती हैं। राजा खालिद महमूद साहब, बड़ी अजीब सी बात है। यकीनन ऑनरेबल चीफ जस्टिस के रिमार्क्स भी हैं कि कोई हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है इलेक्शन रुकवाने के लिए, साथ साथ ये भी कह दिया कि अदालतें फैसला दे रही हैं और इलेक्शन कमीशन को सुन नहीं रही हैं, और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम भी करार दे दिया। तो यकीनन इससे वाज़ेह हो जाता है कि निज़ाम अदल व इंसाफ क्या है और काजी फैज़ ईसा साहब क्या हैं। देखिए, बात यह है कि आपने पहले ही बता दिया कि ये जब इलेक्शन की डेट आई थी, जब सदर को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कंसल्ट करके, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक उनकी कंसल्टेशन के बाद एक डेट फिक्स करवाई 8 इसकी फरवरी की, और ये कहा था कि कोई कतन इस तरह की अफवाह ना फैलाए, इस तरह की बदगुमानी ना फैलाए, और ये जहन में रखें कि हर सूरत में इलेक्शन 8 फरवरी को टिकर भी नहीं चलना चाहिए, टिकर भी नहीं चलना चाहिए। और अगर कोई बात करना चाहता है इस हवाले से, वो अपनी बीवी से अलादगी में या प्राइवेसी में बात तो कर सकता है। नहीं, लाइटर साइड पे उन्होंने ये भी फरमाया, लेकिन इसे बिल्कुल रूल आउट कर दिया कि इलेक्शन किसी सूरत में रुक सकते हैं। अब ये हमारी कोर्ट्स को देखना चाहिए, नीचे वाली जो कोर्ट्स हैं, कि ये पसंद हो नापसंद का मामला नहीं, ये स्टेट के इंटरेस्ट का मामला है। ये पाकिस्तान की लड़खड़ाती हुई मैशियत का मामला है कि आप सुप्रीम कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन है, वो कुछ कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, और नीचे वाले जजेस सिर्फ किसी को नवाजने के लिए या किसी को रिलीफ देने के लिए सिंगल जज, ये रिजवाना साहब अच्छी तरह से जानते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट या सिंध हाई कोर्ट, उसमें एक जज बेंच में नहीं बैठता, 2 जजेस फैसला करते हैं। 2 जजेस पे, कम से कम 2 जजेस पे बेंच कंप्राइज करता है। सिंगल जज चैम्बर में बैठ के तो वो आपका सारा जो स्टे ग्रांट कर देता है, नोटिफिकेशन सस्पेंड कर देता है, और समाअत किए बगैर, यानी इस तरह के जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं, असास
और सेंसिटिव इश्यूज हैं, उसमें जरूरत इस बात की होती है कि दूसरी पार्टी को बेशक नेक्स्ट डे के लिए रख लें, सुन के तो फिर फैसला करें। यानी पहले सस्पेंड करते हैं, जो उनका तकरीबन 75% रिलीफ उन्हें दे दिया जाता है, और फिर उसके बाद बड़ा बेंच तश्कील दिया जाता है छुट्टियों के बाद। ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। कोर्ट्स को बिल्कुल एक लाइन में चलना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि फिर इसका सुप्रीम कोर्ट किस सर तरह उसके नोटिस लिए देगी। बहुत जिस तरह जरूरी आज उन्होंने है, लिया। उसके लिए बहुत जरूरी है कि जजेस की तैनाती भी एक लाइन में हो, तभी कोर्ट्स भी एक लाइन में चलेंगी और उसका क्राइटेरिया भी चेक किया जाए कि क्या क्राइटेरिया होता है। मैं हमेशा से कहता हूं कि सर वकीलों की हमेशा सियासी वाबस्तगियां होती हैं, और वो बड़ा वकील तभी बनता है जब सियासतदान या किसी सियासी पार्टी का वकील होता है और फिर वो जज बन जाता है, तो कैसे सियासी वाबस्तगी नहीं होगी। मलिक रफीक रजवाना साहब, सर आपकी तरफ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं। आज के डॉन अखबार का आर्टिकल है, आपके सामने रख रहा हूं। सर एक बहुत मशहूर सियासतदान है चौधरी नजीर अहमद कोहिस्तानिया साहब, जिन्होंने 1979 में सियासत ज्वाइन की थी ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ के दौरान, और यकीनन बहुत बड़ी बात थी उस दौर में सियासत में आना भी। चेयरमैन लैलपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 87 से 1990 तक, MNA रहे, इलेक्शन 85 का भी जीता, 88 का भी जीता, 90 की दिहाई का भी जीता। 15 टेक्सटाइल मिल्स हैं इनके पास, इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली है, आज भी नून लीग इनको टिकट देने के लिए तैयार है। 3 इनके बेटे जाहिद नजीर, शाहिद नजीर, आसिम नजीर, तीनों MPA बने। आज ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे, नून लीग से टिकट नहीं ले रहे, जबकि नून लीग देने को तैयार है। और वजह है कि ये कहते हैं कि इस इलेक्शन में लड़ने का कोई फायदा नहीं है, ये असेंबली ज्यादा देर चलेगी नहीं, वक्त और पैसा ज़िया होगा, इसीलिए वो आराम से बैठे हुए हैं, बाहर दुनिया में घूम रहे हैं। सर अगर ऐसी सियासी फैमिलियां सियासत से दूर जा रही हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान लेवल प्लेइंग फील्ड, पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड, PTI लेवल प्लेइंग फील्ड, हर कोई लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहा है, तो फिर ऐसे में लग यही रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड शायद सिर्फ आपको ही मिलेगी। आपका आखिरी जो लफ्ज पे जोर था ना, वो बड़ा हैरान कुन है कि हमें ही मिले। चलो बहरहाल मैं उनको जानता हूँ जी, कोहिस्तानी जो आप रेफरेंस दे रहे हैं, उनके बेटे हैं आसिम नजीर, जाहिद नजीर, सारे मेरे, तो वो ना मेरा दोस्त भी है, मैं मेरे आसिम साहब मेरे क्लाइंट भी रहे हैं। बात ये है कि एक फैमिली का पार्टिसिपेट ना करना, वो उसको आप एक जनरल प्रिंसिपल के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। वो तो इस बात पे अब खुद ही जवाब देंगे। मैं नहीं समझता कि पूरा पाकिस्तान इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है और एक फैमिली को आप सिंगल आउट करके उसका एनालिसिस करके ये कहे कि पाकिस्तान के इलेक्शन के निजाम नहीं चलना चाहिए। इलेक्टेबल फैमिली है ना सर, ऐसी फैमिली है जिसको सिर्फ खड़े होने की देर है और जीत जाएगी, मुकाबला भी नहीं होगा, पावरफुल लोग है, पैसा बहुत है, लेकिन फिर भी, और टिकट भी मिल रहा है, नून लीग का नहीं ले रहे लोग, तो लाइनें लगाए खड़े हैं कि टिकट दे दो, टिकट दे दो, और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ये बड़ी बात नहीं है सर? यही बात है ना। तो इस तरह से सिंगल आउट नहीं करना चाहिए कि उनकी वजह से अब सारा निजाम ही मशकूक हो जाएगा या क्या होगा। इट शुड नॉट बी डन। ठीक सर। एंड माय पार्ट 2 ऑफ माय क्वेश्चन सर, लेवल प्लेइंग फील्ड, हर कोई मांग रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड सिवाय नून लीग के सर। चलें विल गो बैक टू रफीक रजवाना साहब। यही सवाल मैं उसामा साहब से कर लेता हूं। उसामा साहब, ये लेवल प्लेइंग फील्ड, आपने खुद ही आपके सवाल में एक जवाब भी है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सिर्फ एक पार्टी बल्कि एक शख्सियत को दी जा रही है, जो रिकॉर्ड के ऊपर जो है वो एक मुजरिम है, और उसके आगे पूरा सिस्टम हाथ बांधे खड़ा हुआ है। और हम ये समझते हैं कि इंतखाबात होने जा रहे हैं, ठीक, और इसलिए होने जा रहे हैं कि जो अगर आप कौमी सियासत को थोड़ा सा रीजनल पॉलिटिक्स की लेंस से देखेंगे तो यहाँ बड़े बेसिक किस्म के चेंजेस जो हैं वो इस वक्त हमें होते हुए नज़र आ रहे हैं, महसूस हो रहे हैं। और उन चेंजेस की रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पे इंतखाबात हो और एक ऐसा ही मुजरिम टाइप का कोई शख्स जो है वो यहाँ पर वज़ीर आज़म बना दिया जाए, और उसके ज़रिए फिर वो जो मुस्तक़बिल का जो पूरा खाका है उसके अंदर रंग भरा जाए, जिसमें पाकिस्तान की हैसियत, जिसमें भारत की हैसियत, जिसमें चाइना की सूरत हाल, जिसमें और यहाँ पर जो आलमी ताकतें हैं उनकी प्रेजेंस और उनकी स्ट्रेटजी और उनके अहदाफ, और यहाँ पे और जो मिडिल ईस्ट और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये पाकिस्तान की सियासत या इंतखाबात आइसोलेशन में तो नहीं है। लिहाजा हम इसको बहुत ही महदूद दायरे में देख रहे हैं। धांधली का जो सबसे बड़ा पत्थर है वो तो एक मुजरिम को वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल देना है, और जब तक ये अमल जारी रहेगा ये सरापा धांधली है। सबसे पहले ये जो है ये दुरुस्त होनी चाहिए, और जब तक ये चीज़ दुरुस्त नहीं होगी बकिया कौन फिर इसके ऊपर जो है ऐसे लोगों पर एतमाद करेगा। लिहाजा हम इसको
समझते हैं कि ये, और एक बात मैं आपसे और कह दूं, बताइए। ये जो समझा जा रहा है ना कि ये जो है ये पीपल्स पार्टी है और ये अलग हैं और वो अलग हैं, भाई ये जो 13 पार्टियां हैं ना पीडीएम की, यही वो 13 अंडे हैं जो एक ही टोकरी के अंडे हैं, और बदकिस्मती से ये अच्छे अंडे भी नहीं हैं, गंदे अंडे, ये गंदे अंडे हैं, और इन्होंने ही मुल्क की तबाही और बर्बादी का जो है वो यहाँ तक पहुंचाया है, यही उसके जिम्मेदार हैं। और बारी बारी बात करेंगे, आपकी बात इतनी तफसील से मैंने सुनी है, तो आप कीजिएगा गुजारिश, अपनी बारी पे कीजिएगा। तो मैं ये बात नहीं, आप मुझे बोलने नहीं देंगे क्या? मैं वो आपका प्रोटेस्ट आ गया, मलिक साहब आपका प्रोटेस्ट आ गया, ये वर्ड्स यूज नहीं होने चाहिए, प्लीज कंटिन्यू ओसामा साहब। नहीं, क्या मतलब है? ये एक मारूफ मुहावरा है, अगर वो इस्तेमाल हो रहा है तो किसी को क्या एतराज हो सकता है? मैं ये कह रहा हूं कि ये एक ऑप्टिक्स है, ये एक तनाजुर, जाली तनाजुर पैदा किया जा रहा है कि ये हरीफ हैं और वो हरीफ है। ये एक ही हैं, ये इनके मकासद एक हैं, इनकी सियासत एक है, इनका कल्चर एक है, इनकी लूट मार और ये सारा धंधा एक है, और यही वो जिम्मेदार हैं जो इस मुल्क की तबाही और बर्बादी के बुनियादी जिम्मेदार हैं। नज़ीर लगारी साहब, आप भी ये समझते हैं कि पीडीएम में जितनी जमातें थीं वो सब एक ही थाली के बैंगन हैं, और जो वर्ड्स उसामा साहब ने यूज़ किए मैं नहीं करता, मलिक साहब ने प्रोटेस्ट किया, आपकी नज़र में सर लेवल प्लेइंग फील्ड एक मजाक बन गया है, एक टर्मिनोलॉजी बन गई है, हर कोई इसके ऊपर पॉलिटिक्स कर रहा है, और लेवल प्लेइंग फील्ड पहले भी नहीं मिली, आज भी नहीं मिलेगी? और क्या आप भी ये समझते हैं कि सिर्फ नून लीग को मिल रही है लगारी साहब लेवल प्लेइंग फील्ड? एक तो ये है कि मैं उसामा साहब की बातों से मुत्तफिक नहीं हूँ, ठीक सर, और मैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन बहुत लोगों ने बहुत संगीन गलतियाँ की हैं, और जमहूरियत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होता रहा है, जमहूरी अमल के साथ भी होता रहा है। और लेवल प्लेइंग फील्ड की जहाँ तक बात है, जब तमाम जमातों के हाथ पांव बांध कर एक लाडले को लाया जा रहा था, तो उस वक्त क्या था, यहाँ क्या हुआ था? अभी अपनी नुमाइंदगी को उसामा साहब बहुत ज़्यादा बता रहे थे। 70 के इलेक्शन में एक सीट थी जमात इस्लामी के पास सूबाई असम्बली में, और 77 में जो है वो सारी पार्टियां मिलकर भी वोट पूरे नहीं कर सकी थी। जब मेयर का इलेक्शन हुआ था, मेरे मोहतरम थे, बहुत मोहतरम, मेरे ज़ाती ताल्लुकात थे, अब्दुल सर अफगानी साहब के लिए 3 वोट कैंसिल करने पड़े थे अब्दुल खालिक अल्लाह वाला के, तब जाकर वो मेयर बने थे। छोड़े इन बातों को, बहुत हो चुका है, गुज़श्त आंचे गुज़श्त, बहुत बुरा हो चुका है। हम एक एक चीज के गवाह भी रहे हैं, मौजूद, हमें मालूम है हर चीज। मैं ये कहता हूं कि जो सजा देने वाले थे उनका क्या कैरेक्टर था, उनके बारे में खुद अपने जजेस ने आकर कहा था कि सजा देने वाले ये लोग थे। क्या कहा था जो राना शमीम ने आकर कहा, या जो वो मलिक साहब फौत हो गए उन्होंने क्या कहा था, और इन गुनाहगार कानून ने क्या क्या सुना है, हमें मालूम है ना चीजों के बारे में। हम तो जाकर किसी कब्र खाने में, कब्रिस्तान में जाकर भी ये बातें नहीं सुना सकेंगे। क्या कहा था शौकत अली सिद्दीकी साहब ने? इस तरह की चीजें जो होती रही हैं मुल्क के अंदर, सजाएं फरमाइशी सजाएं नहीं हुई हैं क्या? बिल्कुल भी। आपने साबित क्या किया था मियां नवाज शरीफ के खिलाफ? मैं कह रहा हूं कि वो होंगे, इससे ज्यादा होंगे जो कुछ कहा गया है, लेकिन साबित क्या किया था आपने? ये जो 10 मेम्बरान 10 वॉल्यूम लेकर आए थे, जो ऊंट पर रख कर लाए होंगे कि जनाब ये सारे वॉल्यूम उठाओ, उनमें से क्या निकला था? वो जाकर निकाला था, जाकर एक टीम गई थी वहां दुबई से, जाकर इकामा लेकर आई थी, और इकामा में वो एग्रीमेंट लेकर आई थी जिसमें 10,000 दिनार अपने बेटे को देने के लिए एग्रीमेंट, वो तनख्वाह था बेटे की तरफ से, बाप के लिए अपॉइंटमेंट लेटर था, वो जो हमने देखा था। राइट लगारी साहब, देने के बाद आपने ताहयात नाअहल लिखा, आइन में नहीं लिखा हुआ है, ये बात नहीं लिखी हुई है कि आप ताहयात नाअहल हैं। भाई आइन साजी की गई, अपने लाडलों के लिए बाकायदा आइन बनाया गया, खुद कोर्टों ने बैठकर आइन बनाया कि जनाब 20 अरकान असेंबली जब वोट दे दें तो उनका वोट भी नहीं गिना जाएगा। सर जिसने आइन बनाया उसको हमने तख्ता दार पे लटका दिया सर, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? नहीं, आइन, नया आइन लिखा गया लाडलों के लिए, नया आइन लिखा गया, बिल्कुल नया आइन। ठीक लगा। ये आइन लिखना नहीं था कि 20 अरकान की अपनी सीटें भी छीन ली और उनकी जो है मेंबरशिप भी खत्म कर दी और उनका वोट भी खत्म कर दी। राइट लगारी साहब, एक लाडले को नवाजा जा रहा था। राइट लगारी साहब, एक लाडले को नवाजने के लिए इस स्टेट ने कितने बड़े संगीन किस्म के मजालिम किए हैं, हो रहे, अब वो खुद भुगत रहे हैं।
अब उनके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में 9 मई को हमला हुआ, राइट लगारी साहब, जाकर जिना हाउस पर हमला हुआ, जीएच के पर हमला हुआ है, और हमलावर कोई नहीं था, वो लाडला था। अब भी उस लाडले के लिए मैदान हमवार किए जा रहे हैं, उसकी पॉपुलरिटी बनाई जा रही है। भाई बंदा बहुत पॉपुलर है, कहां से पॉपुलर है भाई? राइट लगारी साहब, राइट लगारी साहब, वक्त की कमी है और आपकी बातों के ऊपर उसामा रजी साहब भी कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं बिफोर आई क्लोज द प्रोग्राम। जल्दी से उसामा साहब। मैं भी करना चाहता हूँ। राइट सर, जल्दी से आपके पास भी आऊंगा, जल्दी से उसामा साहब। देखिए, जमात इस्लामी ने उस वक्त 3 सीटें जीती थी जिसका हवाला दिया जा रहा है, तो लिहाजा अगर हवाला गलत हो तो पूरा मुकदमा ही गलत हो जाता है। लिहाजा लगारी साहब का पूरा केस ही, बारी बारी बात करेंगे लगारी साहब, आप अपनी बारी पे बोलिएगा। और दूसरी बात यह है कि आप मुजरिमों का दिफा कर लें। आप मुजरिमों का 3 सीटें जीती थी पूरे मुल्क से, वाहिद जमात इस्लामी थी मगरबी पाकिस्तान की जो मशरकी पाकिस्तान की तमाम सीटों पे मौजूद थी। चलें उसामा भाई, जो आपके पास शवाहिद और सबूत है वो भिजवा दीजिए। जिस दुनिया की बात कर रहे हैं, एक सीट जीती थी, ठीक 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 ठीक, आप दोनों का मौक़िफ़ आ गया, आप दोनों का मौक़िफ़ आ गया, वक्त की कमी है। राइट लगारी साहब, राइट लगारी साहब, राजा साहब जल्दी से ऐड कर लीजिए। बात यह है कि मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि जमात इस्लामी के जो दोस्त हैं, मैं इस सियासी बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इनकी रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए जरूरी है कि 88 में IJI किसने बनवाई, नवाज शरीफ को लेके कौन आया था, 90 में कौन उनका दफ्तर था, काजी हुसैन, सुन ले और मुझे रिकॉर्ड तो दुरुस्त रखना, मैं बात कर रहा हूं। आप रिकॉर्ड वो आप लेके आए थे, आप घर पे थे, प्रोफेसर गफूर साहब उसके सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने जब ओथ लिया तो काजी हुसैन अहमद साहब ने उनकी गर्दन को किस किया था। मुझे लाहौर की, मैं आपका साथी रहा हूँ, मुझे पता है अच्छी तरह से। हाफिज सलमान तो पूरी बात बताएं ना, पता है तो पूरी बात बताएं। मुझे बात करने दे पहले, पूरी बात बताएं। पूरी नवाज शरीफ जिसको तुम दबाना चाहते थे, आज लोगों की आंखों की ठंडक है और दिलों की धड़कन है और खून की, नवाज शरीफ को सजा सुने, नवाज शरीफ को जब सजा हुई उसके बाद भी आप शरीके इक़्तिदार ने नून लीग के साथ आजाद कश्मीर में इक़्तिदार बहुत अच्छे भाई, हक अदा कर दिया 2021 तक। आप क्या नहीं, हक नहीं, झूठ, ये गलत बयानी नहीं होनी चाहिए। आप जमात के बंदे ये ना करें, हमें दुख होता है, हमें दुख होता है कि 2021 तक, 16 से लेके 2021 तक आप उनका दस्तों बाजू आजाद वफादारी हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। और बिल्कुल ठीक है ना, मैं 2002 में आप हिस्सा नहीं थे लाहौर में, जबरदस्त, बहुत अच्छे, और नून लीग के साथ आपने इताद नहीं किया 2002 में। आपकी तकरीर हमने भी सुनी है, वाह वाह। बात ये है कि ये ना करें, ये कंफ्यूज लोग हैं आप, मैं मदद के साथ कहता हूँ, राइट सर, जिसकी वजह से चले जी, जहाँ 85 में 15,000 वोट देते थे वहाँ 1500 वोट आप ले रहे हैं, ये ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया राजा खालिद महमूद साहब, मलिक रफीक रिजवाना साहब, नज़ीर लगारी साहब, उसामा रजी साहब। प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है, मैं सिर्फ लोगों से यही अपील करता हूँ, वोट की ताकत को समझिए, लाडले की ताकत को भूल जाइए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।